ये जितनी भी बसें या कार या जीप हैं, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट का परमिट है कि ये बुकिंग उठा सकते हैं। एक तो ये उस एक्ट का जो है उल्लंघन करते हैं, तो ये बिल्कुल सरकार के दोषी हैं, लेकिन इनके साथ पकड़ दकड़ की कार्रवाई नहीं होती। मैं परिवहन विभाग के कमिश्नर आयुक्त साहब से कहना चाहता हूँ, एक बात मुझे बताइए कि क्या एक बार भी जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उनकी बसों के का परमिट कैसा है, किस जगह का परमिट है, कौन सा परमिट है, कभी उसकी एक जांच भी कराई हो अगर तो वो मुझे बताएं। जो भी टीएसआई वहाँ लगा हो उसके मोबाइल में देखिए उसने कितने ऑनलाइन चालान किए, एक का भी नहीं किया होगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे हमारे ड्राइवरों का जो है कई एक का चालान हो गया होगा। जो आदमी 10,000, 8,000, 15,000, 12,000 में नौकरी कर रहा है और वो ऑनलाइन चालान से 2-3 हज़ार रुपया उसका महीने में कट जाता है, तो वो किस तरीके से इस युग के अंदर जो है वो अपना भरण पोषण करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है और लगातार उनको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर उदाहरण के तौर पर ले लें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को लेकर भी प्रदेश सरकार का दावा है कि परिवहन की जो व्यवस्था थी प्रदेश में पिछली सरकारों की अपेक्षा यूपी सरकार के कार्यकाल में उस व्यवस्था को काफ़ी बेहतर बनाया गया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उनकी अगुवाई में लगातार परिवहन विभाग में कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इस सारी चीज़ों को लेकर लगातार सरकार ने अपना मैप बनाया है। हालांकि कर्मचारी क्या सोचते हैं ये हम कर्मचारियों से ही समझ पाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए सेंट्रल रीजनल कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि मौजूदा समय में कर्मचारियों की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनका समाधान आप लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार की ओर से किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आज मेरी आवाज़ या कर्मचारियों की जो आवाज़ थी उसको आपने उठाया, दिखाया लेकिन एक ही स्पॉट पे दिखाया। ऐसे तमाम स्पॉट हैं जहां से डंगा मार बसों का संचालन चलता है। चूँकि आपकी आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है, प्रदेश की जनता तक पहुंचेगी, तो ये हमारा दर्द है, जो हमारे कर्मचारियों का दर्द है उसको आपने दिखाया। डग्गा मार संचालन आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि डग्गा मार वाहनें कौन सी कहलाई जाती है। पहली चीज़ तो डग्गा मार हम उस वाहनों को कहते हैं जो सरकार के आदेशों के और कानून के एक्ट के विरुद्ध बसों का राष्ट्रीयकृत मार्गों पे संचालन करते हैं और इनको रोकने के लिए दावे से मैं कहता हूं कि पूरी कोशिश नहीं की जाती, चाहे सरकार की तरफ से, चाहे शासन की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको काम नहीं किया जाता। ये जितनी भी बसें या कार या जीप हैं, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट का परमिट है कि ये बुकिंग उठा सकते हैं और स्टेज कैरिज का परमिट हमारे पास है। जैसे यहाँ ऑटो वालों को होता है, टेम्पो वालों को होता है कि जगह जगह से सवारी उठाई। एक तो ये उस एक्ट का जो है उल्लंघन करते हैं, तो ये बिल्कुल सरकार के दोषी हैं, लेकिन इनके साथ पकड़ दकड़ की कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, स्टेज कैरिज हमारा है जिसमें हम सवारियाँ उतारते चढ़ाते हैं। मैं प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे वाहनों पे बैठते हैं और भगवान ना करे, वैसे दुर्घटनाएं बहुत होती है, आपने देखा होगा 40-40, 30-30 आदमी मर जाते हैं। और वो जब अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कोई भी बीमा कंपनी, चाहे उस वाहन की बीमा हो उसकी कंपनी या व्यक्तिगत अगर यात्री का बीमा भी है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। जबकि हमारे यहाँ बीमा भी है और हम वैध तरीके से चलाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो उनको वो बीमे का लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि सन 47 से राजकीय रोडवेज से हम प्रदेश के साथी हैं। जब लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, जब लोगों के पास 72 में परिवहन निगम बना, परिवहन निगम की स्थिति ये है कि अपना कमाओ और अपना खाओ, सरकार से हमें अनुदान नहीं मिलता। सन 89 से पहले अनुदान केंद्र से 7.5 करोड़ और प्रदेश सरकार से 15 करोड़ का अनुदान मिलता था। 89 के बाद से वो अनुदान नहीं मिला है। लेकिन फिर भी
हम प्रदेश के साथी रहे, ऐसे समय के साथी रहे जब कोई साधन नहीं था तो हम उनको गंतव्य तक पहुंचाते थे। आज भी अगर हमारी गाड़ी में यात्री नहीं है तो भी हम अगर कम यात्री में भी हम उनको गंतव्य तक समय के अनुसार छोड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा दंश है। इससे हमारे कर्मचारियों की आय प्रभावित होती है। बार बार मैं लिखता हूँ, मैंने तमाम तत्कालीन और वर्तमान एमडी साहब से बताया भी। इसमें एक आदेश है, 70 का भी था और 13 में वो रिव्यू हुआ है कि बस अड्डे से 1 किलोमीटर की परिधि में ना तो कोई प्राइवेट बस अड्डा होगा ना वाहन चलेंगे। लेकिन अगर इसमें आपने हमारे कर्मचारियों को आशीर्वाद दिया है तो निश्चित तौर पे आप सुबह शाम वगैरह आप जाकर के बस अड्डों का, आप पूरे प्रदेश में चैनल है आपका, कहीं भी अगर आप कराएंगे तो बस अड्डों के आगे से भर करके ये सवारियां जाती है। अभी मैं एक डंगामार की और बात करना चाहूँगा। ये नहर वाला जो चौराहा है, कानपुर रोड वाला, यहाँ पर आप 6 बजे से 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इतना जाम लगता है और कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती है। उनकी गाड़ियों का ऑनलाइन बुकिंग होती है। मैं परिवहन विभाग के कमिश्नर आयुक्त साहब से कहना चाहता हूँ, एक बात मुझे बताइए कि क्या एक बार भी जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उनकी बसों का परमिट कैसा है, किस जगह का परमिट है, कौन सा परमिट है, कभी उसकी एक जांच भी कराई हो अगर तो वो मुझे बताएं। उनके आरटीओ ऑफिस यहाँ बगल में है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर पे है, इसके यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ चलती है। ऐसे पूरे प्रदेश में ये लगातार अवैध संचालन चल रहा है। परिवहनों से, परिवहन निगम के साथ कर्मचारियों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा होगा। जी आप पता करिए, देखिए कम इनकम 50%, मैंने इसका पहले विरोध किया था। हमने कहा था कि आप डंगामार संचालन जो अवैध तरीके से हो रहा है, राष्ट्रीयकृत मार्गों पे हो रहा है या अनाधिकृत अपने कानून को तोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट के में स्टेज कैरिज की सवारियां उठा रहे हैं, अगर उनको रोक दिया जाए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि अगर ये सीरियसली 15 दिन आपके कहने से ही, हम तो खैर कर्मचारी हैं हमारे नहीं, आपकी जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ पे ही अगर एमडी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री जी अगर इस संचालन को रुका दें तो मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि 100% आएगी। 50% से कम आय आने पे कंडक्टर को 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठाया जाता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आप ये बताइए कि परिचालक की ड्यूटी में आता क्या है? वो ड्रेस में हो, मधुर व्यवहार करे, गाड़ी लेकर के चले गंतव्य के लिए, सवारी बुलाए। लेकिन वो जब हर स्टॉपेज पे जा रहा है, आवाज़ लगा रहा है और जब उससे कम पैसे में ये अवैध बहाने सवारी उठा रही है, आय नहीं आई है, भ्रष्टाचार वो कर नहीं रहा है, तो जिम्मेदार कौन सा देश का ऐसा कानून है या प्रशासनिक आदेश है जिसके तहत परिचालकों की रिकवरी कर ली जाती है? उनको 5-5 घंटे घर जाने के लिए, वो बच्चे उनके बीमार हैं, माँ बीमार है, कोई काम है घरेलू, वो नहीं जा पा रहा है, कैश जमा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में, और ये सबसे बड़ी बात है, अभी एक जहाँ का आपने आज फ़ोटो शूट किया है डंगामार का, आप आज की तारीख में देख लीजिए, जो भी TSI वहाँ लगा हो उसके मोबाइल में देखिए उसने कितने ऑनलाइन चालान किए, एक का भी नहीं किया होगा। लेकिन निश्चित तौर पे हमारे ड्राइवरों का जो है कई एक का चालान हो गया होगा। जो आदमी 10,000, 8,000, 15,000, 12,000 में नौकरी कर रहा है और वो ऑनलाइन चालान से 2-3 हज़ार रुपया उसका महीने में कट जाता है, तो वो किस तरीके से इस युग के अंदर जो है वो अपना भरण पोषण करेगा? ये तमाम समस्याएं हैं। उसके बाद वो तमाम समस्याएं, अब जैसे देखिए, अब आपने पूछा है तो मैं बता दूं, लगभग 70% रोडवेज का, परिवहन निगम का निजीकरण हो चुका है। ठेके पे वर्कशॉप पे काम करना, ठेके पे सारी एजेंसियां काम कर रही है, चाहे वो टिकट बुकिंग वाले में कंप्यूटर में लगे हों, भर्ती में प्राइवेट आ गए, अब तो आउटसोर्सिंग के परिचालक भी आने लग गए, संविदा से भी नीचे चला गया मामला। और जितने आज की तारीख में 35 से 40 हज़ार कर्मी सब आउटसोर्सिंग कह लीजिए या संविदा पे कह लीजिए। और जितनी भी टेंडर होते हैं उस टेंडरों के माध्यम से सारा हो रहा है। PPP की मॉडल के अंदर बस अड्डे भी जा रहे हैं।
परिवहन निगम की संपत्ति क्या रह गई है? मुझे तो लग रहा है जो बिल्डिंगें बची है, जो पीपीपी में नहीं गई है वो बिल्डिंगों की, और जो रेगुलर एम्प्लॉय है वही जगह बची है इतनी। तो इस तरीके से सबसे बड़ा कारपोरेशन है उत्तर प्रदेश का, जहां 55,000 से 60,000 के बीच में लोग जुड़े हैं, और कम से कम नहीं तो 4 लाख परिवार इस प्रदेश के इस बस अड्डों की वजह से रोटी और रोजी पाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। माननीय योगी जी ने व्यवस्था दी है, माननीय योगी जी ने निगम को अपना जीवन साथी बताया था, उसके तहत वो बसें दे रहे हैं। 1000 बसें पहले मिली, फिर उन्होंने और पैसा दिया, 5000 बसें। लेकिन सारा काम क्या योगी जी ही करेंगे? क्या योगी जी मुख्यमंत्री हैं कि परिवहन निगम के डंगामार को भगाएंगे? ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये तो व्यवस्था का काम है। 13 में जो आर्डर हुआ है, चीफ सेक्रेटरी का आर्डर है। मैं आपके चैनल से और आपको जो सुनने वाले हैं उनसे भी प्रश्न करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी का आर्डर जो होता है वो क्या किसी एक विभाग के लिए होता है या पूरे प्रदेश के विभागों के लिए होता है? प्रदेश के सारे विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे, सब पे लागू होता है, और प्रदेश की जनता पे भी लागू होता है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी में ना जाए। क्यों नहीं पुलिस प्रशासन इसको रोकता? क्या जिम्मेदार नहीं है? मेरा प्रश्न है, जिम्मेदार नहीं है? क्यों नहीं डीएम साहब उसको रोकते? क्यों नहीं परिवहन विभाग, जिनका काम है, आज ही की एक न्यूज़ में मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि अनुबंधित बसों की या अनुबंधित गाड़ियों की सूचना विभाग नहीं दे रहे हैं। अरे विभाग तो सरकारी है, नहीं देगा तो नौकरी से जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अरे महोदय आयुक्त साहब, परिवहन आयुक्त साहब, कम से कम ये जो चल रही हैं, ये जो प्राइवेट और जो सरकार का, कानून का और आपका मजाक उड़ा रही है, उन्हीं को पकड़ लीजिए, उन्हीं को रोक लीजिए, उनकी समीक्षा कर लीजिए कि उनकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे हो रही है, उनको वो कैसे चल रही हैं, इसको प्रशासन रोक क्यों नहीं रहा है? तो ये सब चीज़ें हैं। अभी जहाँ तक मैं बता दूं, परिवहन निगम को अभी 345 करोड़ रुपया बकाया कोविड काल का मिला, सरकार से 200 करोड़ रुपया मदद मिली, इधर फिर 300 करोड़, लगभग 500 करोड़ रुपया मदद मिली। इनकम भी उधर हमारी अच्छी थी। हमारा जो डीए दिया गया रेगुलर एम्प्लॉय का, उसको ड्यू डेट से क्यों नहीं दिया गया? संविदा कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया गया? 40 साल की नौकरी करने के बाद जो 96 से भर्ती हैं, संविदा का परिचालक जब रिटायर हो जाता है, एक प्रश्न है परिवहन मंत्री जी से, हमारे चेयरमैन साहब से, परिवहन सचिव महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से और एमडी साहब से, आप ये बताइए मानवीय दृष्टिकोण क्या है कि जिस आदमी ने आपके विभाग की 35 साल सेवा की, जब वो रिटायर होता तो आप उसको केवल अंगूठा दिखा देते? आप कहते हैं बस ठन बाल गोपाल, और जो बीमा है वो भी दुर्घटना का है, मर गया तो 12 लाख मिल जाएगा, अगर जिंदा गया तो 12 पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप देखिए कि वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, उसकी शरीर में क्षमता नहीं रह जाती है। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? मुझे तो लगता है प्राइवेट वालों के पास भी अगर इतना रहता होगा तो वो भी उनके परिवार को कुछ करके देते होंगे। तो ये भी दुखड़ा है। दूसरा, हमारे यहाँ एक नियम और है, अभी मैंने उसको प्रश्न उठाया है। हमारे यहाँ ड्यूटी के दौरान चालक अक्षम हो जाते हैं, किसी की आई साइड वीक हो जाती है, कोई दुर्घटना में राड़ पड़ जाती है किसी तरीके से। अभी बीच में जब नायक साहब आए थे, उस समय उन्होंने बहुत सख्ती से एक आर्डर किया था कि अगर कोई इलाज के लिए उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, वो छुट्टी लगाए अपनी, और छुट्टी अगर उसकी ख़त्म हो गई है तो छुट्टी ख़त्म हो गई है तो उसको बिना वेतन के वो अपना इलाज कराए, नहीं तो उसको कार्य पे नहीं लिया जाएगा और उसका वेतन नहीं बनेगा। सेवा नियमावली क्या कहती है? सेवा नियमावली या देश का कानून, नैसंगिक न्याय, वही कुछ चीज़ होता है। आप उसके अंतर्गत उस चालक को तनख्वाह नहीं देते हैं, 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने वो ऐसे ही भटकता रहता है, बाद में कोई बहाना लेके आप उसको निकाल देते हैं। क्यों नहीं? सेवा नियमावली कहती है कि आप बीआरएस दीजिए या उनको काम पे लीजिए, अन्यत्र काम लिखिए। चिकित्सक लिख रहा है कि ये अनफिट है ड्राइविंग के लिए, आप उस पर दबाव बना रहे हो, गाड़ी चलाओ। बाय द वे, बच्चों के पेट की रोटी के लिए अगर लड़ गया और गाड़ी निकाल ली और दुर्घटना हो गई, तो जो गाड़ी में थे वो भी अगर मर गए और जो सड़क पे रहे वो भी मर गए, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये मुकदमा किस पे लिखा जाएगा? तो ये
बहुत सी दर्दनाक स्थितियां हैं हमारे यहाँ। हम जसवंत जी, मौजूदा समय में जब से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार आई है, सीएम योगी ने खुद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कई मौक़ों पर जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की लगातार सुनवाई होगी। अधिकारियों को उन्होंने कई बार इसलिए खुद निर्देश भी दिए हैं। विभागीय मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है। लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, लगातार कर्मचारियों की आपने आवाज़ उठाई है। पिछली सरकारों की अपेक्षा योगी सरकार में कर्मचारियों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है या फिर उनकी स्थिति कितनी खराब हुई है? देखिए, योगी जी की बात तो जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम है। कारण उसका कि श्रमिक आंदोलन तमाम हुए, बड़े बड़े भी हुए और छोटे भी हुए। तो बहन जी की जब सरकार थी तब एक बार भी मीटिंग कर्मचारियों की नहीं हुई। अखिलेश जी की सरकार थी तब भी एक मीटिंग नहीं हुई। जिस दिन कार्यभार संभाला था उसी दिन 2 महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की थी और समस्याओं के निदान के लिए किया था। बात फिर मैंने अभी बीच में भी कहा था कि कोई एक चना बाहर नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात को कर नहीं सकते कि सारा काम वो खुद स्वयं कर ले। ये व्यवस्था है। योगी जी के समय कोविड काल के अंदर स्पष्ट निर्देश थे कि किसी को आधा नहीं वेतन मिलेगा, सारे कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा। तो इनकी भावना से मुझे लगता है, मैं कम से कम 4 बार मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में रहा हूँ, लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार ने दी है, जो व्यवस्थाएं हमारे मुखिया ने दी है, उसका पालन अगर नहीं हो रहा है तो वो जिम्मेदार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को आप देखें। आपके राज्य में छोटे कर्मचारी जो अपना जितना वेतन पाते हैं उससे अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों में से जो छोटी कमाई है उसमें से भी तमाम कटौतियां परिवहन निगम में होती है, उसको रोका जाना चाहिए। और वो भी इंसान है, वो चालक अगर है संविदा का या आउटसोर्सिंग का तो वो वर्कशॉप में उतना ही काम करता है जितना नियमित करता है। संविदा का चालक है, परिचालक है, तो वो भी उतना ही काम करता है जितना नियमित करता है। वेतन में बहुत अंतर है, तो कम से कम उत्पीड़न और सम्मान का तो हकदार है ही है। ये कमी कहाँ से रह गई है? अधिकारियों की ओर से रह गई है, विभागीय मंत्री की ओर से, किसकी ओर से कमी रह गई है? अब विभागीय मंत्री तो अगर कोई कमियां हैं तो उसमें से वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, जिम्मेदार हैं। लेकिन इस परिवहन निगम की व्यवस्थाएं हैं और जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी जिस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये परिवहन निगम के नियमों, सरकार के नियमों और एडमिनिस्ट्रेशन की श्रेणी में नहीं आता। ये मालिक बन के काम कर रहे हैं, कर्मचारियों का शोषण तो कर ही रहे हैं और उत्पीड़ित कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, नाजायज़ दंडित कर रहे हैं। और मुख्यालय का कसूर ये है कि जब ऐसी शिकायतें पहुंचती है संगठन के माध्यम से या व्यक्तिगत के माध्यम से, तो उन व्यक्तिगत मामलों को उसको संज्ञान में लेते हैं एमडी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और ये जो क्षेत्रों में और डिपो में कार्रवाइयाँ हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं बता दूं एक चीज़ कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अगर वो गलत हुआ है किसी के साथ, तो उस गलत कार्य मान लिया गया कि ये गलत हुआ। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक परिचालक को एआरएम ने जिद में उसको 1.5 साल पहले कभी उसकी आय कम रही होगी, उसको निकाल करके उसकी संविदा समाप्त कर दी। इसकी बात एमडी साहब से भी कही, मंत्री जी से भी कही, सीजीएमए से भी कही, कार्मिक से भी कही गई। जब ये उसके साथ गलत हुआ तो क्या न्यायालय में भी ऐसा होता है कि जो गलत होता है तो बाइज्जत बरी नहीं होता है? लेकिन ये शर्त है, निगम के नियम में है कि अगर उसकी गलत सही जैसी भी द्वेष भावना से कार्रवाई कर दी गई है तो उस कार्रवाई को दुरुस्त नहीं माना जाएगा। जब उसको पुनः बहाल कराया जाएगा तो उसकी सर्विस नहीं कर दी जाएगी और उसको 10,000 रुपया सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती। अन्याय नहीं, घोर अन्याय। अगर कहते हैं कि इस दुनिया में घोर कलयुग आ गया है तो मुझे लग रहा है सबसे पहले परिवहन निगम में आ गया है। इन समस्याओं की समाधान किस तरह से की जाती है? समस्याओं का समाधान हो भी पाता है कि कर्मचारी सिर्फ दबके रह जाते हैं? फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि कर्मचारी दब गया है, संगठन भी उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब भी कभी कोई मामला आता है तो ये आ जाता है कि गवर्नर साहब के आर्डर हैं कि 6 महीने के लिए हड़ताल वगैरह रोक लगाइए। हड़ताल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हड़ताल करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस पर बाध्यता डाल दी जाती है। अभी आपने बिजली विभाग का देखा ही होगा, वो आज भी
आज भी जो है न्याय के लिए भटक रहे हैं और मुकदमे झेल रहे हैं। तो इस तरीके से आदमी एम्प्लॉय होता है, दब जाता है। छोटा कर्मचारी जैसे संविदा है जो इसके लार्ज स्केल में हो गए हैं वो लोग, तो उनका तो जैसा अभी मैंने बताया कि सही या गलत अगर निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई माफ़ी नहीं, कोई अपील नहीं। आर्बिट्रेशन के एक्ट में लिखा हुआ है इन्होंने कि उसको फिर नई सर्विस दी जाएगी। क्यों? इसका समाधान क्या होगा? वो एमडी से मिलता है, एमडी कहते हैं नहीं वो तो आर्बिट्रेशन एक्ट है। अगर ये स्थितियां हैं तो क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? सुधार कर लें तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि सब आदेश रह जाते हैं, अस्मा लग जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन जब इतना पीड़ित हो जाते हैं तो फिर हड़तालें भी होती है। हो सकता है आगे परिवहन निगम में ऐसी स्थिति बने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है कि धरना प्रदर्शन, हड़ताल, कर्मचारियों की समस्याओं, ये पहला आदेश है उनका कि ये नहीं होना चाहिए। उनसे बैठ करके बात करिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी हैं, मैं तो चाहता हूँ आगे भी बने रहें, लेकिन अगर उनकी आदेश में सच्चाई थी तो इसका पालन कठोरता से सबके लिए कराना चाहिए। अगर परिवहन निगम का कर्मचारी भ्रष्टाचार, मैं खुद बोलता हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूँ, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो वो मेरा साथी नहीं है, वो परिवहन निगम का ही नहीं है। उसके विरुद्ध जितनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन ये दो तरफा नहीं होनी चाहिए कि कर्मचारी के लिए तो सेवा से पृथक। अभी एमडी साहब के आर्डर हैं, कभी मौका मिलेगा आप जाएंगे, हमारी पे बात कर लीजिएगा। आर्डर है कि कम आय आने पे, ये होने पे, ये ऐसा होने पे, संचालन कम पर तमाम चीज़ें हैं, क्या नाम बताएं। उसमें अधिकारी एआरएम, आरएम, एसएम, स्टेशन इंचार्ज के विरुद्ध ऐसे ऐसे कार्रवाई की जाएगी। आप ढूंढ लीजिएगा, एक ढूंढ लीजिएगा जिसमें किसी ऐसी व्यवस्था जो रोडवेज में कम आय आई हो, डिपो को करोड़ों का नुकसान हो गया, एक अधिकारी को निकाला गया हो तो ये मेरी बात को गलत माना जाए। एक को भी नहीं निकाला गया, जबकि सैकड़ों कर्मचारी निकाल दिए गए होंगे। तो ये दो तरफा नहीं चलेगा। डियर अफसर्स और नीच कर्मचारी, ये नहीं चलेगा। व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। जसवंत जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूँगा कि हज़ारों जो परिवहन निगम के जो आपके साथी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी आप अगुवाई कर रहे हैं। लगातार आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। कर्मचारियों के हित के लेकर आपने कई बड़े आंदोलन भी किए। तो अपने उन साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि सरकार की नीतियों में कमी नहीं है, जो कमी बीच में आती है वो अधिकारियों की वजह से जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है, कर्मचारी दब के काम करने को मजबूर हो जाता है। अपने उन साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला तो मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि परिवहन निगम हमारा है, क्योंकि जनता बहुसंख्यक होती है, सरकारें बहुत छोटी छोटी होती है, 30 की, 35 की, 40 की कैबिनेट, प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, देश में एक प्रधानमंत्री, लेकिन उनको चुनती है जनता। इस प्रदेश अगर अन्याय को सहना भी नहीं है और गलत काम करना भी नहीं है। मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि ये परिवहन निगम हमारा है। परिवहन निगम को जो भी नुकसान करा रहा है या करने का प्रयास कर रहा है या करता है तो उसका सबसे पहला विरोधी मैं होऊंगा। लेकिन अगर उसके साथ उत्पीड़न शोषण होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूं और काम भी कराने का प्रयास करता हूं, लेकिन वो उतना पूरा नहीं होता है, वो मैं करूंगा। आप ईमानदारी से अपनी सेवा दीजिए, यात्रियों से मधुर व्यवहार कीजिए। बुजुर्ग और विकलांग अगर कोई यात्री हमारे बीच में आता है तो उसको चाहे जैसे भी हो सम्मानित तरीके से मदद करके उसको बैठाएं और सम्मानित तरीके से उतारें। प्रदेश की सरकार और प्रदेश के शासन के हम अधीन काम करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक ये है कि अगर बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सुनेंगे? एमडी साहब क्या सुनेंगे? कार्रवाइयाँ दंड देने से, सेवा निकालने से नहीं, सुधारों से होती है, भावनाओं की होती है। आज परिवहन निगम ने क्यों नहीं बोर्ड लगा रखे, जो आज मैंने टीवी पे बोला कि डंगा मार के साथ बैठने में क्यों नहीं? ये अब तो जॉइंट चेकिंग भी नहीं हो रही 2 महीने से। और जॉइंट चेकिंग क्या होता है? जब जॉइंट चेकिंग का कागज़ जब चलता है तो सिस्टम तो ऐसा है कि भाई 12,000 रुपये में सारे डॉक्यूमेंट बना करके लोग देश के नागरिक हो जाते हैं बाहर से आकर के। तो सिस्टम तो हमारा ये है।
वहाँ टीएसआई खड़े हुए हैं, वहाँ पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, अब जाम नहीं लगता। हाई कोर्ट ने एक आर्डर कर दिया था कि पॉलीटेक्निक पे जाम लगता है। क्या अभी इस वीडियो जो आपका है उसमें आधी सड़क से इधर तक वो प्राइवेट बसें खड़ी, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, क्या जाम नहीं लग रहा है? क्या हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन हो रहा है क्या? तो ये वो तमाम मुद्दे हैं। हम परिवहन निगम हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम इस प्रदेश की जनता हैं, हमारे परिवार माननीय योगी जी के वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं और जिंदाबाद करने वाले भी हैं। तो इस तरीके का उत्पीड़न और शोषण माननीय मुख्यमंत्री जी दूर कराएं। परिवहन निगम पहले भी था, सन 72 से लेकर के आज तक परिवहन निगम अपने बूते पे, अपने दम पे इस प्रदेश की जनता को 25 करोड़ जनता को सेवा दे रहा है। 700 करोड़ रुपया सालाना कम से कम हम विभिन्न मदों में टैक्स देते हैं। तो योगी जी बस इतना जान लें, प्रार्थना है कि अगर 700 करोड़ देते हैं तो इस 700 करोड़ में डंगा मार बंद करवा दें, तो हमको लगेगा कि जो हमने दिया है वो ठीक है। तो जसवंत सिंह जी ने साफ तौर पे बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए थे कर्मचारियों से, जो उन्होंने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी, वो सभी धरातल पर उतरी तो है, लेकिन अधिकारियों की कमी है जिसकी वजह से कर्मचारियों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं वो पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हैं। वो 12 महीने, चाहे वो कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, लोगों की सेवा में पूरी तरह से हाजिर रहते हैं। लेकिन फिर भी जो आला अधिकारी हैं, उनकी कमियों की वजह से जो कर्मचारी हैं उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को प्रमुखता के साथ सुना जाएगा। तो इसी क्रम में इन्होंने आग्रह किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि उस पूरे मामले को संज्ञान में लें और सबसे पहले जो डग्गा मार वाहन है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, जिससे कि परिवहन निगम के साथ साथ कर्मचारियों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। विजनल विवेक के साथ उमंग पांडेटर टीवी, लखनऊ।